जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चलेगा। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। सोनी कुमारी गुड इवनिंग, चिंटू चौधरी, रोशनी सिंह, चलिए मधु कुमारी, रविता कुमारी, प्रिया कुमारी, वंदना जी, चलिए फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़िए। सभी को गुड इवनिंग। रवीना कुमारी, सोनू कुमार, चलिए मिथिलेश कुमार, प्रिया सिंह, काजल पासवान, जगदीश राम, मिस्टर कुमार, चलिए फटाफट से लाइव में आइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिए। चलिए पप्पू कुमार, श्यामू यादव, विक्रम कुमार, राखी कुमारी, चलिए गोलू राज, वरुण कुमार, पूजा यादव, निधि कुमारी, रितिका राज। चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कीजिए। अमन कुमार। और देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस के लिए क्लास का टाइमिंग है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन, रेगिस्तान, पर्वत। यहाँ पर डी में सही कर लीजिए, यहाँ पर महासागर कर लीजिए, ठीक है, महासागर। आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। शिवानी, शुभम राज, चलिए गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? महासागर, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र, अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा? तो महासागर होगा। अब महासागर की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर पूछा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर है, ध्यान रखिएगा। और किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 का ऑप्शन इसमें आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? चलिए गंगा प्रसाद, गुड इवनिंग। आंसर लगाइए फटाफट से। चलिए 2 के लिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो 2 के लिए आप लोग बता रहे उपर्युक्त सभी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ऋतु संहार हो गया, कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये सभी ग्रंथ जो है कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश मौसम की घटनाएं किससे संबंधित है? चलिए माला कुमारी, गुड इवनिंग। आंसर लगाइए फटाफट से। अमन कुमार जी बिल्कुल फास्ट करेंगे। चलिए, अधिकांश मौसम की घटनाएं किस मंडल से संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। वायुमंडल में पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है, जिसका अनुसूत्र होता है O3। और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? तो डॉप्सन से। इन सारे फैक्टों को याद रखिए। आगे देखिए, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? चलिए 4 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। रुपेश बाबू, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर कीजिए, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है। केरल में बहती है पेरियार नदी, ठीक है। और पेरियार अभ्यारण्य पूछा जाता है कहाँ पर है? तो केरल में ही है पेरियार अभ्यारण्य। गुजरात का एक पूछा जाता है, ध्यान रखिए, गिर नेशनल पार्क।
ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। और एक पूछा जाता है बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। अच्छा, पृथ्वीराज रासो की बात करें, ये किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की रचना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रामायण के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं वाल्मीकि जी है। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आंसर लगाइए फटाफट से। माइकोलॉजी, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, सफाई और कमाई। ठीक है। तो सफाई यहाँ पर लिखते हैं एक वर्ड सफाई, तो फाई से फाइकोलॉजी हो गया और सा से सवाल, यानी कि सवाल का अध्ययन पूछे तो क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। और कमाई की बात करें तो माई से माइकोलॉजी और का से कवक, यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और सवाल का अध्ययन पूछे तो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कवक के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? रोहित कुमार जी राधे राधे। चलिए आंसर लगाइए फटाफट से। तो यहाँ पर 7 के लिए आप लोग बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जल। ठीक है, क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आंसर कीजिए। तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। चलिए 20 बता रहे, सबसे पहला आंसर है सोनी कुमारी का। चलिए बहुत बढ़िया, आरती कुमारी आपका भी सही है। D2O, बिल्कुल भारी जल का अनुसूत्र होता है D2O और इसका अनुभार होता है 20, जबकि साधारण जल का अनुभार होता है 18। इसे ध्यान रखिएगा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार मार्क करके रखिएगा। पौधों में जो लचीलापन होता है किस ऊतक के कारण होता है? आंसर लगाइए फटाफट से 8 के लिए। तो हमने पहले भी आपको बताया था यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 के लिए कोलेन कायमा। ठीक है, किस ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है? कोलेन कायमा। प्रिया सिंह सर, इसलिए आपसे गुस्सा आता है, पहले मेरा आंसर था। देखिए यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, जिसका भी कमेंट पहले आता है हम बोल देते हैं। यहाँ पर हमको सोनी कुमारी का पहले कमेंट दिखा था इसलिए हमने बोला। तो याद रखिए कोलेन कायमा, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन कायमा ऊतक के कारण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? चलिए आंसर लगाइए। तो 9 के लिए अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? और साथियों हम डेली क्लास में बोलते हैं, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। सुबह 10 बजे से साइंस का क्लास चलता है, और देखिए कल हो सकता है आपका साइंस क्लास बंद हो, केवल रात 8 बजे की ही क्लास हो। तो ऐसा होता है तो आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और सुबह 11 बजे से तो आपका मैथ्स क्लास चलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 के लिए इसका आंसर हो जाएगा द्विखंडन। ठीक है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। अतः जो अमीबा है ये भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? चलो 10 के लिए आंसर कीजिए।
कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पाचन तंत्र का अंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल प्रिंस कुमार जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? चलिए आंसर लग गई है फटाफट से। सोनू यादव, चलिए कृष्णा कुमार, अमन कुमार, अभिषेक कुमार, चलिए सोनी कुमारी, माला कुमारी, रोहित कुमार, जगदीश राम। तो किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर कीजिए। गरीब लड़का, सर मेरा रिप्लाई नहीं दिया आप, क्या पूछे? हमने आपके कमेंट को नहीं देखा। अंजलि कुमारी, सर टेलीग्राम किस नाम से है, मुझे नहीं मिला। देखिए, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे नाम बता देते हैं, सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू के नाम से ही टेलीग्राम है, और लोगो भी मिल जाएगा, जैसा यूट्यूब पर लोगो है सेम टू सेम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 के लिए आंसर हो जाएगा मजाल खंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? मलाज खंड। ये कहाँ पर है? ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। जबकि बैलाडीला अनंतपुर हो गया। मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। अनंतपुर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और बैलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये सभी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, जबकि मलाज खंड जो है ये तांबे के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? आंसर लगाइए फटाफट से। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है। वैसे अधिकतम आप सभी जानते हैं अपना बिहार है, और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। तो वैसे तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, मिजोरम। ठीक है। अच्छा, मिजोरम की बात करें, इसकी राजधानी आइजोल है, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे सबसे अधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। विजय जी, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हम बताएंगे यहाँ पर मिजोरम। ठीक। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज के सेट में टोटल 75 क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से अटेंड कीजिएगा। ठीक, 75 में से कम आपको 55 से 60 क्वेश्चन आज सही करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन बढ़ा है तो आपका टारगेट भी बढ़ा रहे हैं। 55 से 60 क्वेश्चन के बीच आपको अपना अपना स्कोर करना है, तो बड़ा ही सोच समझकर आंसर कीजिएगा। ठीक, और जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं साइड में लिखते चलिए। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है कोरोमंडल तट। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए 15 के लिए आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? अन्नू गोस्वामी। 5 क्वेश्चन लास्ट में पूछा कीजिए। ठीक है, देखते होगा तो पूछेंगे जरूर। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन विख्यात थे? इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या होगा? जमशेद जे ईरानी। ठीक है, ये स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे, तो सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासक को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के को जारी किया था किसने? चलिए आंसर लगाइए 17 के लिए। जी बिल्कुल, रानी राज राधे राधे। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने जारी किया था? तो सातवाहन वंश ने। ठीक, मैथ का क्लास बिल्कुल हो रहा है 11 बजे से, आज हुआ था, कल भले बंद हो सकता है।
आगे देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? चलिए 18 के लिए आंसर लगाइए। पायल वर्मा। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पाणिनि। कौन है? पाणिनि है, ध्यान रखिएगा। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। कन्नौज की लड़ाई, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कन्नौज का युद्ध कब होता है, तो याद रखिएगा 1540 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1540 में। और इसमें शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है? तो बिहार के सासाराम में है, ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है कालिंजर युद्ध में। किसमें? कालिंजर युद्ध में। बिहारी वाला बुआ, बिल्कुल आपका भी कमेंट दिख रहा है। चलिए, बाबर की आत्मकथा जो कि बाबरनामा है, किस भाषा में लिखी गई थी? हनी क्वीन कहाँ पे होता है सर? किसका क्या होता है, कहाँ पे? मैथ के लिए पूछ रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए, वहीं पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर आपको बताना है फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था? पहला कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 के लिए आपका आंसर हो जाएगा मद्रास, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? मद्रास, ध्यान रखिएगा। शाह आलम, बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, सिपाही विद्रोह जिसको 1857 की क्रांति भी आप लोग कहते हैं, जो कि 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट होता है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या था? रोटी, ठीक है। कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। फिलहाल इसका आंसर आप लोग बता रहे कैनिंग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। विलियम बेंटिक की बात करें तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी के समय में 1829 में, बल्कि इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। अच्छा साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। चलिए बिल्कुल सही है विजय जी, अकबर द्वितीय। विनीत कुमार जी आपका भी सही है। गरीब लड़का आपका भी सही है। चलिए अजित कुमार, यहाँ पर सभी लड़के आंसर कर रहे हैं अकबर द्वितीय। चलिए सोनी कुमारी आपका भी सही है। आगे देखिए, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? चलिए 23 के लिए आंसर लगाइए। श्यामू यादव, बिल्कुल आपका भी। चलिए तो यहाँ पर देखिए दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, ठीक है। और इसके दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने। किसने? जॉर्ज पंचम ने, ठीक। तो यहाँ पर सही है, क्या हो जाएगा? वेलेजली। गरीब लड़का, बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? चलिए आंसर लगाइए। तो उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में उठाकर पूछ देगा, तो याद रखिएगा कार्यशील पूंजी। क्या हो जाएगा? कार्यशील पूंजी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो बताना है यह किस वर्ष में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? रामा रोमा कुमारी, चलिए बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है। आंसर लगाइए 26 के लिए। तो हमने आपको कई बार बताया है 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है, ठीक है। 1951 से लेकर 1956 तक चला था
और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति को तैयार करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको दोपहर 3 बजे की क्लास में कई बार बताया है मौद्रिक नीति के बारे में। ठीक, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो मौद्रिक नीति को तैयार करता है आरबीआई गवर्नर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ पर था? तो पहले कहाँ पर था बताइए? तो अभी वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन आपको बताना है आरबीआई का जो मुख्यालय है पहले कहाँ पर था। वर्तमान में इसके गवर्नर आप सभी जानते हैं शक्तिकांत दास है। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। कौन सा टैक्स लगाया जाता है भारत में राज्य सरकार के द्वारा? आपको बताना है। जी बिल्कुल, कोलकाता बता रहे हैं। तो आरबीआई का पहले मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। चलिए, यहाँ पर 28 के लिए आप लोग आंसर बता रहे हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शराब पर उत्पादन शुल्क। ये जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? चलिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, यहां पर किसको भूख लग गया? 30 के लिए आंसर लगाइए। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30 के लिए ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक, अच्छा, दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं सत्यार्थ प्रकाश। किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का। तो आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, क्या था? मूल शंकर। ठीक, महेश दास नहीं होगा, वो तो बीरबल का था। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसरो, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो साथियों 15 अगस्त 1969 को। पूरा डेट ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? और एक पूछा था डीआरडीओ। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ठीक, समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष है। चलिए, एस सोमनाथ बता रहे हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ। ठीक, इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? चलिए, आंसर कीजिए 32 के लिए, क्या हो जाएगा? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला एलिमेंट कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है क्लोरीन। ठीक है, कौन सा है? क्लोरीन, ध्यान रखिएगा। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपसे तत्व पूछा जा रहा है ना कि धातु, इसलिए बड़ा ही सोच समझकर आंसर बताइएगा। और टारगेट आपको लेकर चलना है। टोटल 75 क्वेश्चन है, तो 75 में से 55 से 60। ठीक है, 55 से 60 आपको स्कोर करना है। तो भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है तत्व ऑक्सीजन, और धातु में पूछे सबसे अधिक मात्रा में तो एल्यूमिनियम मिलता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? आंसर लगाइए 34 के लिए। विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है?
तो 34 के लिए आंसर बता देते हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में देता है। तो जिमी वेंस विकिपीडिया के खोज करता है। ठीक, आगे देखिए 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं। यहाँ पर देखिए उल्टा पूछा गया है। अभी तक आपसे पूछा जाता था कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो आप सभी जानते हैं 746 वाट। तो आइए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं ये पूछा गया है। अच्छा आप लोग बताइए 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP। तो आपको निकालना 1 किलोवाट। ठीक, कितना निकालना, 1 किलोवाट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 वाट का निकालेंगे, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 746। अब 1 किलोवाट का निकालेंगे, तो आप सभी जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट में कितना हो जाएगा, तो यानी कि 1000 में हम भाग देंगे 746 से, तो लगभग में ये आंसर आपका आ जाएगा 1.34। इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में आ जाए तो इतना आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा 1.34। ठीक, निम्न में कौन वायु जनित रोग का उदाहरण है। चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन वायु जनित रोग का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा खसरा। ठीक है, खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सभी वायु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किए हैं, बहुत ही मेहनत किए हैं, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है और आपका फर्ज बनता है कि सेशन को आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाका। ठीक, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 338 है ये किससे संबंधित है, यानी कि 338। तो यहाँ से आपको सभी ऑप्शन को बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 338 जो है ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। किससे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो इससे संबंधित आर्टिकल है 338 का क, या फिर हम बोल सकते हैं 338A। तो यहाँ पर लिख देते हैं क। ठीक, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 338 का ख। ठीक, 338 का ख। और राजभाषा आयोग जो है ये आर्टिकल 344 में है। तो तीनों हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए अब तक तो आप सभी को पता था कि राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है, किसमें, राज्यसभा में। ठीक, कहाँ कहाँ से होता है, तो आप सभी जानते हैं कला, साहित्य, खेल इन सभी क्षेत्रों से होता है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भी आयरलैंड बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड के देश संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व को भी लिया गया है जो कि संविधान के भाग 4 में रखा गया है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो राजभाषा की संरचना की बात करें ये आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सही है। लोकसभा की संरचना 81 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 ये भी सही है। राष्ट्रपति का पद 56 में नहीं है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में मिलता है। तो प्यारे साथियों डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है, यानी कि पहली बार जो आपातकाल लगता है वो कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 6 महीना। क्या हो जाएगा,
6 महीना। ठीक। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? चलिए 42 के लिए आंसर लगाइए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। और याद कीजिए, हमने आपको बताया था प्राक्कलन समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर होते हैं। और 30 मेंबर जो है ये कहाँ से होते हैं? केवल और केवल कहाँ से? लोकसभा से। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। वहीं यहाँ पर लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर में से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और इसमें 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। ठीक। राज्य वित्त आयोग क्या है? चलिए आंसर लगाइए फटाफट से। तो राज्य वित्त आयोग का चूंकि संविधान में उल्लेख मिलता है आर्टिकल 243 का, कौन सा है? आई। ठीक है, इसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। तो ये एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। केवल वित्त आयोग पूछे तो इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है, लेकिन राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 आई में है। ठीक। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यहाँ पर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, अभी कितने हैं, कौन कौन सा कब जोड़ा गया, आपको सभी बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 8 से जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत और ये दल बदल कानून से संबंधित है। फिर 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में टोटल 29 विषय दिए गए हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आखिरी में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 74वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चलिए 45 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। और देखिए, लाइक का टारगेट 200 पार करने में अब मात्र 24 बचा है। तो जिन्होंने नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से कर दीजिए। 339 का वॉचिंग चल रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो 45 के लिए आंसर आपका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ये चुनाव सुधार से संबंधित है। बाकी जेवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति, ये सभी संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? चलिए 192 हो चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो भारतीय संविधान में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? चलिए आंसर कीजिए 47 के लिए। तो आप सभी जानते हैं भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। और साथ में दिल्ली और पांडुचेरी के भी सदस्य इसमें वोट डालते हैं, क्योंकि दिल्ली और पांडुचेरी में भी क्या है? विधानसभा है। तो इसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाइए। माला कुमारी, अन्नू गोस्वामी, अभिषेक जी, शिवानी कुमारी, अनीता देवी, खुशबू कुमारी। चलिए सपना कुमारी, फटाफट से आंसर कीजिए। अंकु कुमारी, दीपक कुमार, धर्मेंद्र कुमार, हंसराज। चलिए तो यहाँ पर 48 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है, बाकी ये सभी कंडीशन होना चाहिए।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के तहत, जो कि आर्टिकल 61 के तहत में लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है या फिर लगाया जा सकता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से 50 के लिए। तो 50 के लिए आपका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? चलिए, और अपना अपना स्कोर लिख कर रखना है। थोड़े समय बाद आपको अपना अपना स्कोर बताना है। देखते हैं आज कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 75 में से 55 से 60 क्वेश्चन सही कर पाता है। तो यहाँ पर 51 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन। कितना? 14 दिन। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। चलिए आंसर लगाइए फटाफट से 52 के लिए। चलिए, बिल्कुल इसका सही जवाब है 6 माह के भीतर में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है? इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर जो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगता है, ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन होगा? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो होगा। ठीक। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? चलिए 55 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी सही है। एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? चलिए आंसर लगाइए। निधि सिंह जी, सोनी कुमारी, राजा विकास, गुड़िया कुमारी। चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए 58 के लिए आंसर लगाइए आप लोग। गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा। ठीक है। लावनी कहाँ का है पूछा जाता है, तो ये महाराष्ट्र का है लावनी। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया नृत्य ये असम का है सत्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? चलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसका आंसर बता देते हैं। शास्त्रीय संगीतकार। ठीक। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर लगाइए 60 के लिए। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? चलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शरद पवार की आत्मकथा है लाइफ ऑन माई टर्म्स। ठीक। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर बताइए 61 के लिए क्या होगा? तो 61 के लिए आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। जमुई, बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में नागी बांध स्थित है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है।
चलिए 62 के लिए आंसर लगाइए। चलिए 62 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कीजिए। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिमी तट की ओर स्थित है। किस तट की ओर, पश्चिमी तट की ओर। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, आंसर कीजिए 63 के लिए। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जापान, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, टोक्यो। अच्छा, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पर है, तो नूसनतारा। पहले इसकी राजधानी जकार्ता था, तो अभी जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी है नूसनतारा। जापान की राजधानी टोक्यो, ये तो जानते हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। जितने भी स्टेटमेंट वाले कथन होते हैं, सेंटेंस होते हैं या फिर क्वेश्चन होते हैं, उसको खासकर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का बताया था किसने, हीगल ने। ठीक है, किसने बताया था, हीगल ने। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आंसर लगाइए। आंसर हो जाएगा सिंगरौली। ठीक है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए राष्ट्रीय चिन्ह भारत का क्या है। देखते किसको पता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो इसमें कितने शेर होते हैं, याद रखिएगा 4 शेर होते हैं। कितने होते हैं, 4 शेर। 2 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत बच्चा यहाँ पर ए बता रहे 2 शेर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है और ये भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए 67 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यहाँ पर जो भी 12 जनवरी बता रहे हैं उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, 12 जनवरी नहीं होगा, 12 अगस्त होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी के दिन मनाए जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सी नदी मोहना यानी कि एस्चुरी बनाती है। सोच समझकर आंसर कीजिएगा, बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो कि मुहाना बनाती है। तो हमने आपको बताया था जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती है, जैसे कि भारत का मैप हो गया, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है और पूरब की ओर बहने वाली नदियां वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां में आपका नर्मदा आता है, ताप्ती आता है। तो देखिए डी ऑप्शन में नर्मदा दिया हुआ है। अच्छा, इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, कहाँ पर, गुजरात में। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। चलिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 69 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि CSBC के द्वारा पूछा गया है उसको आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। और उसके लिए आप लोग दोपहर 3 बजे की क्लास को देखिए। हालांकि प्रीवियस ईयर के लिए 4 क्लास हो चुका है, 4 से 5 क्लास, और इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर का जाकर आप लोग सॉल्व कर लीजिए और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्रोव वन में। कहाँ पर पाए जाते हैं, मैग्रोव वन में। जी बिल्कुल, आज जो वॉचिंग चल रहा है 400 भी पार हो गया है। चलिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, और भी पार होगा, जैसे जैसे आप लोग देखिएगा एग्जाम नज़दीक आएगा 500-600 पार भी हो जाएगा। ठीक, इंतजार कीजिए। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। एक पूछा था पूरब पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। बी ऑप्शन जो है ये पूरब पश्चिम गलियारा, यानी कि पूरब में सिलचर है और पश्चिम में पोरबंदर है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है।
बिहारी वाला बॉय सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। देखिए कोई भी ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारा क्लास का नोटिफिकेशन प्लस पीडीएफ मिलता है। तो भारत में लौटते मानसून के ऋतु की अवधि ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है अक्टूबर से नवंबर में है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए तो देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, देखते सबसे पहला आंसर किसका आता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहां पर सबसे पहला आंसर है अभिषेक जी, दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? आंसर लगाइए 72 के लिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? लोफर बाबू मनोज, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वंदना जी बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पर देखिए 72 के लिए आंसर आपका हो जाएगा फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? चलिए 73 के लिए आंसर लगाइए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग बता रहे हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, केंद्रक में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है? हमने आपको कई बार बताया है कि 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसको रट लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा 4 राज्य में कोई 3 राज्य दे देगा अलग और कोई 1 राज्य देगा यहाँ से, तो आपको याद होगा तभी आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अभिराज तिवारी, फालतू कमेंट मत कीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एग्जाम नज़दीक है, अपना टारगेट फिक्स रखिए, एग्जाम को निकालना है। चलिए, सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है बताइए फटाफट से। तो चलिए तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में है सेलम इस्पात संयंत्र। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। चलिए क्वेश्चन और है, आंसर कीजिए। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो ये घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिष्ट धारा नहीं, 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ये दिष्ट है। आखिरी क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता क्या है? ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। कार्बन की संयोजकता क्या है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आप सभी जानते हैं कितना होता है? 4। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिए कि आपने आज के इस 77 क्वेश्चन में कितने स्कोर किए हैं। आपका प्रयास होना चाहिए 55 से 60। तो देखते हैं किसका किसका 50 प्लस है। चलिए फटाफट से स्कोर लिखिए, टाइम हो रहा है। अजीत कुमार 220 वोल्ट होगा, तो हमने वही तो बताया 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। देख लेते हैं, सही तो है, ठीक तो है। चलिए अपना अपना स्कोर बताइए। 220 वोल्ट सही है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पर सही कर लीजिए, 120 नहीं होगा, क्या होगा? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब देखिए स्कोर यहाँ पे किसी का आ रहा है 60, 35, IS 58, सदानंद कुमार। चलिए फटाफट से स्कोर कीजिए, अपना अपना 65 प्लस है। गौतम गुप्ता, देखिए जिसको भी स्कोर बताना ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, किसी को यहाँ पर गलत नहीं करना है। वंदना जी 77, अर्चना कुमारी अब देखिए गुड नाइट बोल रही है। चलिए 60 मेरा आया है लोफर बाबू, चलिए बहुत बहुत बढ़िया है। 20 सही हुआ है गरीब लड़का। 77 में 65, आयना इज लाइव, रविता कुमारी 52 है, चलिए बहुत बढ़िया। गौतम गुप्ता 35 प्लस है। चलिए पूजा सिंह 20 है, आरती कुमारी 50,
आशीष कुमार 35 से 30। चलिए श्यामू यादव 55, गौतम गुप्ता 65+, मधु कुमारी, चलिए नेहा कुमारी 53, रितिका राज 57, सोनी कुमारी 77 में 76। चलिए बहुत बढ़िया है, इसी तरह से मेहनत कीजिए। धर्मराज कुमार 50। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।